नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। आज मैं आपको नेपाल की उस सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के बौद्ध और दलित समाज के लिए बेहद अहम है। आपने हाल ही में सुना होगा, नेपाल में जेनजी आंदोलन शुरू हुआ है, जहां हजारों लाखों युवक सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन या भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था। असल में ये एक गहरा असंतोष का विस्फोट है, सदियों से जारी ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जातिवादी राजनीति के खिलाफ। और अब चर्चा है कि इस आंदोलन से एक नया चेहरा उभर कर सामने आया है, बालन शाह। कई लोग कह रहे हैं कि वो नेपाल के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। क्या वे सच में बौद्ध है? दलितों और बौद्धों की इस आंदोलन में क्या भूमिका रही और नेपाल का भविष्य किस दिशा में जा सकता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। दोस्तों, नेपाल का यह आंदोलन अचानक नहीं हुआ। युवाओं का गुस्सा कई कारणों से जमा हुआ था। सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर रोक लगाना, नेताओं का भ्रष्टाचार और आम जनता की बेरोजगारी और पलायन की मजबूरी। लेकिन सतह के पीछे असली कारण है ब्राह्मणवादी सत्ता ढांचा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जातिवाद। नेपाल की राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और सेना, हर जगह ऊंची जातियों का कब्जा है। दलितों और बौद्धों को यह सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, असल सत्ता तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। नेपाल लंबे समय तक हिंदू राजशाही रहा। आज भले ही लोकतंत्र है, लेकिन सत्ता पर वही पुराना ढांचा कायम है। ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो जनसंख्या में अल्पसंख्यक है, राजनीति और नौकरशाही पर हावी है। सरकारी नौकरियों में दलितों और बौद्धों की हिस्सेदारी बहुत कम है। संसद और प्रमुख मंत्रालयों पर भी इन्हीं जातियों का कब्जा रहा है। यानी नाम के लोकतंत्र के बावजूद नेपाल असल में आज भी एक ब्राह्मणशाही तंत्र है। अब जरा सोचिए, जब सत्ता, संसाधन और अवसर कुछ ही जातियों के पास हो तो बाकी समाज की हालत क्या होगी। नेपाल की दलित आबादी लगभग 13% है, लेकिन सरकारी पदों पर इनका प्रतिनिधित्व मुश्किल से 2 से 3% तक ही है। गांवों में दलितों को आज भी भेदभाव झेलना पड़ता है। मंदिरों में प्रवेश नहीं, ऊंची जातियों के साथ भोजन नहीं और सामाजिक बहिष्कार का डर। बौद्धों की हालत भी बेहतर नहीं। हालांकि बुद्ध का जन्म आज के लुम्बिनी में, तब के भारत में ही हुआ था, लेकिन वह बौद्ध समाज राजनीति और सत्ता से दूर रहा। नेपाल की कुछ आबादी लगभग 9% बौद्ध है, लेकिन उनकी आवाज संसद और मंत्रालयों तक नहीं पहुंचती। यह कितनी विडंबना है। बुद्ध की जन्मभूमि में ही बौद्ध उपेक्षित है। नेपाल की राजनीति में एक और सच्चाई है, चाहे राजशाही हो या लोकतंत्र, सत्ता हमेशा एलिट वर्ग के पास ही रहती है। राजघराने और बाद में नेता, दोनों ने ही जनता को दबाया। विदेशी मदद और पर्यटन से आने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा ऊपर तक ही सीमित रहता है। आम जनता, खासकर दलित और बौद्ध समाज, गरीबी और अशिक्षा से जूझते रहे। अब आते हैं उस शख्स पर जिसने नेपाल के युवाओं को नई उम्मीद दी है, बालेन शाह। बालेन शाह एक रैपर, सिविल इंजीनियर और अब नेता है। 2022 में वे काठमांडू के मेयर चुने गए। उन्होंने भ्रष्टाचार और सिस्टम की खामियों के खिलाफ सीधे आवाज उठाई। युवाओं में उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है, क्योंकि वे पारंपरिक नेताओं की तरह जातिवादी राजनीति नहीं करते। बालन शाह को लोग एक ईमानदार और आधुनिक सोच वाले नेता के रूप में देखते हैं। अब बड़ा सवाल, क्या बालन शाह बौद्ध है? बालन शाह का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन उनकी राजनीति और विचारधारा बौद्ध मूल्यों के बेहद करीब है। वे अक्सर अपने भाषणों में बुद्ध और समानता का जिक्र करते हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो जाति से ऊपर उठकर बराबरी की बात करता है। यानी औपचारिक रूप से वे हिंदू हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच और उनकी नीतियां उन्हें बौद्ध समुदाय का प्रिय नेता बना रही है। अब सबसे अहम सवाल, क्या बालन शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मित्रों, नेपाल की राजधानी अभी भी पुराने ढांचे में जकड़ी हुई है। ब्राह्मणवादी सत्ता वर्ग उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन युवाओं का समर्थन इतना जबरदस्त है कि उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। अगर बालन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये नेपाल के इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
पहली बार सत्ता किसी ऐसे नेता के हाथों में जाएगी जो जातिवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा है। ये दलितों और बौद्धों के लिए भी आशा की नई किरण होगा। अब सवाल है, भारत के बौद्ध और दलित समाज को इससे क्या लेना देना है। दोस्तों, यह आंदोलन हमारे लिए भी प्रेरणा है। नेपाल बुद्ध की जन्मभूमि है। अगर वह बौद्ध और दलित समाज की स्थिति सुधरती है तो ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक संदेश होगा। भारत के बौद्ध समाज को भी ये हिम्मत मिलेगी कि जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाना व्यर्थ नहीं होता। सोचिए, अगर नेपाल में बौद्ध मूल्यों के आधार पर राजनीति होती है तो ये हमारे लिए भी एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ होगा। मित्रों, नेपाल का जेनजी आंदोलन सिर्फ युवाओं का गुस्सा नहीं है, ये उस दौर का विस्फोट है जो सदियों से दलितों और बौद्धों ने सहा है। बालेन शाह इस आंदोलन का प्रतीक बनकर उभरे हैं। उनकी ईमानदारी, उनकी साफ दृष्टिकोण और युवाओं में उनकी लोकप्रियता उन्हें एक संभावित प्रधानमंत्री बना रही है। अगर वे सत्ता तक पहुंचते हैं तो ये बुद्ध की जन्मभूमि से उठी एक नई क्रांति होगी, एक ऐसा बदलाव जो न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत और पूरे एशिया के बौद्ध दलित समाज को नई ऊर्जा देगा। तो मित्रों, ये थी नेपाल की आंदोलन और बालन शाह की कहानी। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बालन शाह सच में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या बुद्ध की जन्मभूमि में बौद्ध और दलित समाज का नया सवेरा आएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम और बुद्धम शरणम गच्छामि।